इसकी तो 16:9 थी, मेरे पास जो है ये S8 है। अब ये S8 की जब आया था तो हमने क्या किया था, उसकी स्क्रीन लंबी कर दी थी, ठीक है, बेजल छोटे कर दिए थे। अब बेजल छोटे करने का मतलब क्या है कि उसी स्पेस के अंदर स्क्रीन को स्ट्रेच किया है साइड पे। तो जो S8 की एस्पेक्ट रेशियो क्या है 18:9, ठीक है। अब मसला ये आ गया 18:9, आईफोन X है उसकी एस्पेक्ट रेशियो क्या है 19:9, ठीक है। जो भी गैलेक्सी जो आए ए सीरीज आई है जो इनकी, उसके एस्पेक्ट रेशियो क्या है 20:9, पॉपअप कैमरा वाली, हाँ जी, उनकी एस्पेक्ट रेशियो क्या है 20:9। इसका मतलब क्या कि हमें यूआई डिजाइन करनी पड़ेगी 16:9 पे, 18:9 पे, 19:9 पे और 20:9 पे। और ये सिर्फ किस पे चलेगी, फोन्स के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर फिर भी चलेगी। इसलिए जब नॉच वाले फोन आए थे तो वो स्ट्रेट ही रहता था, वो नॉच के साथ बैंड नहीं थी। हाँ, ठीक है, वो इस तरह होता था, साइड पे बेजल्स बॉर्डर्स काट रहे थे, शुरू में ऐसे ही था। इसका मतलब था कि उसके बाद क्या करना पड़ा, डिजाइनर्स को, डेवलपर्स को बैठ के दोबारा रीडिजाइन करनी पड़ी यूआई, ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो सके बाकियों के ऊपर भी। पहले जो सब था, आज से तकरीबन 2 साल पहले 16:9 जो है तकरीबन 90 से 95% डिवाइसेस को कवर कर लेता था। अब क्या मसला है कि वो पुरानी डिवाइसेस तो थी ही थी, 2 साल में जितनी भी नई डिवाइसेस आई हैं वो फिर डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो ले आई हैं, हमें उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। अब इसका एक तरीका तो यही है कि मैं मल्टीपल उसको बनाऊं, यूआईस बनाऊं कि 16:9 के लिए ये, बाकियों के लिए ये, बाकियों के लिए ये, और मैं क्या करूं, उसके मैं बैठ के चला दूं कि भाई अगर तो 16:9 के ऊपर तो ये वाली चला दो, वरना 18:9 के ऊपर ये चला दो, आईफोन के ऊपर चला रहे हो तो ये चला दो, अगर सैमसंग के ए सीरीज पे चला रहे हो तो ये चला दें, अगर ये एस्पेक्ट रेशियो आ रही तो क्या आप एक्चुअली गेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट होती है स्क्रीन के नाम से, स्क्रीन डॉट एस्पेक्ट रेशियो करोगे तो वो बता देगा कि आपकी कौन सी एस्पेक्ट रेशियो जिस पे आप काम कर रहे हैं अभी। लेकिन मसला ये है कि हमें एक ही काम बार बार नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा जेनेरिक जनरलाइज सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि हमें बताए कि क्या चीज़ किस तरह से मैनेज होगी। अगर तो मैं बात करूं इस चीज़ की, ठीक है, डिफरेंट विंडोज की, अगर इसको मैं स्केल करके कम कर देता हूँ चीज़ों को, तो क्या होता है, वो चीज़ें अपने आप को दोबारा से अपना साइज छोटा करती हैं, रिलेटिव टू द साइज अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। और मैंने वर्ड यूज़ किया रिलेटिव, रिलेटिव टू द साइज, इसका क्या मतलब है। जब स्क्रीन की बात करते हैं, आप लोगों ने चेस बनाई थी। अब चेस के अंदर जब आप कोई भी ड्रॉ कॉल करते थे, आप क्या करते थे, कोऑर्डिनेट से देते ना, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक क्या करो, विंडो क्रिएट कर दो, उसके अंदर जाके इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब मैं विंडो का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते तो साइज इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं था कर रहा था कि नहीं। शीशा पे भी आपने काम किया, शीशा विंडोज कंसोल पे भी काम किया, आपने बटन्स के पोजीशन दी और साइज दिया, बट स्क्रीन की विंडो का साइज ज्यादा काम करता है, बटन का साइज ज्यादा काम होता है नहीं होता। इसका क्या मतलब है, वो किस पे काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं फिक्स्ड वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यूज का क्या मतलब है कि आपकी स्क्रीन है, आप बताते हो कि ये मेरी स्क्रीन है, इसका कॉर्नर क्या होगा 0 0। आप कहते हो कि मेरा लेट्स सपोज ये बनता था 500 बाय 500, मैं कहता हूं 500 बाय 500 के ऊपर जाके 300 बाय 300 पिक्सेल्स का एक बॉक्स बना दे। समझ आ गया क्या क्या। अब उससे मसला क्या होगा, 300 बाय 300 का तो पिक्सल का बॉक्स तो बन गया, लेट्स सपोज एस्पेक्ट रेशियो सेम की और किसी प्राइम डिवाइस के ऊपर चला तो उसमें क्या होगा, उसकी रेजोल्यूशन लो होगी। जब रेजोल्यूशन लो होगी तो उसके पास क्या होगा, चीजें बड़ी नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि उसके पास जो स्क्रीन स्पेस है, इतनी स्पेस पे 300 पिक्सल शो कर रहा था। 4K स्क्रीन के अंदर इतनी स्क्रीन कितनी स्पेस के अंदर क्या शो कर रहा था, 300 पिक्सल शो कर रहा था। तो हम पिक्सल्स के ऊपर तो बेस ही नहीं कर सकते, अगर पिक्सल्स पे करेंगे तो जिस तरह से डिवाइसेस चेंज होंगी, जितनी हाई रेज स्क्रीन पे जाओगे चीजें छोटी होना शुरू हो जाएंगी, जितनी लो रेज स्क्रीन पे जाएंगे चीजें बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि हमें फिक्स पोजीशन और फिक्स चीजों से साइड पे हटके हमें किस पे काम करना चाहिए, जेनेरिक करना चाहिए और रिलेटिव करना चाहिए। रिलेटिव का क्या मतलब है कि अपने स्क्रीन साइज को देखो और उसके मुताबिक जिस चीज पे तुम्हें डिजाइन किया गया है, अगर लेट्स सपोज तुम्हें डिजाइन किया गया था 1080 की स्क्रीन के लिए 300 पिक्सल पे, तो अगर तुम 720 पे आए हो तो तुम्हें पिक्सल साइज क्या करना चाहिए, अपना कम कर देना चाहिए। और अगर तो तुम 4K पे गए हो तो तुम्हें पिक्सल साइज क्या करना चाहिए, ज्यादा कर लेना चाहिए। अब हमें कैसे बताएंगे, हम उसको एक्चुअली बताएंगे परसेंटेजेस में, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका क्या है मैनेज करने का, ये परसेंटेज ही है ना।
अगर तो आप बता सको कि भाई तुम्हारा जो स्क्रीन साइज के मुताबिक 6% जो है तुम्हारा साइज बनता है, या लेट्स सपोज 10% साइज बनता है, तो अगर तो मैं इस लो रेजोल्यूशन स्क्रीन पे जाऊंगा तो परसेंटेज क्या हो जाएगी? कम। हाई रेज स्क्रीन पे जाऊंगा तो परसेंटेज क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये समझ लगती है इस चीज की? अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि हमें किस पे काम करना चाहिए? परसेंटेज। क्या हम फिक्स पे काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। इससे मसला क्या होगा? लेट्स सपोज मेरी स्क्रीन के ऊपर चीजें ठीक नजर आ रही हैं, मेरे साथ एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ भी था। आप सपोज करें पबजी की यूआई बहुत ज्यादा ना, ऐसे ही सपोज करें आप पबजी की यूआई बना लेते हैं, आपने ना उसको 2 महीने लगा के यूआई बनाई, उसकी सारा कुछ आपकी स्क्रीन पे बेहतरीन चल रही थी, आपने उसको फोन पे जब पहले बिल्ड निकाल के देखा, हुआ क्या? रोला, क्योंकि फोन की जो रेजोल्यूशन ज्यादा हो गई है ना, काफी ज्यादा। अब तो वो क्या कहते हैं 40p पे चलेगी, हमें 4K पे चले, 4K पे नहीं फोन पे आई अभी तक 4K वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, वो आया तो नहीं है वहां तक इसने, लेकिन सोनी की है रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्क्रीन, क्योंकि जो मैं डिस्प्ले में काम कर रहा था, मैं वो लैब में मॉनिटर्स पड़े होते हैं, ठीक है, वो वाला मॉनिटर था, मैं तो उस पे काम करता, वो तो है 768 पे, ठीक है, उसको जब मैंने अपने फोन में चलाया वो था 1080p, ठीक है, और जब 768 से 1080p आया, वो क्या हुआ? चीजें छोटी होना शुरू हो गई। मैंने पूरी यूआई बेहतरीन किस्म की बनाई, वो स्क्रीन के ऊपर बटन सीधे आना शुरू हो गए। अब क्या मसला आ गया? अब मुझे पूरी यूआई दोबारा बनानी पड़ी। उस चीज से बचने का क्या तरीका है कि आप इन चीजों को समझ लें कि कैसे हम रिलेटिव काम करेंगे। अच्छा, रिलेटिव काम करने का तरीका क्या है? हमने कैनवस बनाया, जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया नहीं कि कैनवस बनाया क्यों। हाँ, कैनवस बनाया क्यों बनाया? क्योंकि जो स्क्रीन है, जो कैनवस है, वो किस पे शो करना है? किस पे शो करना है? स्क्रीन पे। तो हमें कोई ऐसा व्यूइंग पॉइंट चाहिए जो कि स्क्रीन के ऊपर मैप हो सके। क्या मतलब? अगर तो मैं किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देता हूँ कि तुम्हारी पोजीशन है 0 0, तो वो स्क्रीन के मिडिल में आ जाएगा ना। अब यूनिटी में 0 0 करते मिडिल में पहुंच जाता है। यस, ठीक है, लेकिन अगर तो हमने अगर सी शार्प पे या फिर उस पे विंडोज पे काम किया था कंसोल पे, तो मैं 0 0 कोऑर्डिनेट देता हूं, वो किस पे चलता है? टॉप लेफ्ट पे चला जाता है। समझ लगती है? इसका मतलब हमें समझ लगती है कि जो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें क्या है? एक डिफरेंस है। तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या करने पड़ेंगे? शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो वो शिफ्ट करने का ऑप्शन क्या देता है हमें? कैनवस। मैं जैसे ही कैनवस करता हूं, उस पर आप देखें ट्रांसफॉर्म की जगह रेक्ट ट्रांसफॉर्म आ रहा है। रेक्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्म, कि इसके अंदर हमारे पास x y पोजीशन आ रही है और विड्थ और हाइट आ रही है। क्या इस x और इस y के ऊपर चले जाओ, इसकी पोजीशन और सारा कुछ, ये इसकी विड्थ और हाइट करते हैं। अब हमारे पास क्या करना है? फ्री कैनवस में चेंज करने क्यों नहीं देता? क्या कैनवस की हाइट और width? कैनवस, उसका मतलब मसला ये है कि अगर मैं सपोज मेरी स्क्रीन साइज मैंने क्या कर दिया, अभी देख रहे हैं तो साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। जी, अगर तो ये सपोज अगर किसी छोटे फोन के ऊपर एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा? ये स्क्रीन विड्थ और हाइट को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। अगर तो लेट्स सपोज मैं फुल स्पीड चला जाता हूँ, ये किस पे चला गया? हाँ हाँ, कैनवस तो सही काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर आता हूँ इसके ऊपर, तो अब क्या हुआ है? उसकी स्क्रीन साइज और इंक्रीज कर दी है। ये समझ लग रही है? अच्छा, हमारे पास अब कैनवस जो है, क्योंकि स्क्रीन स्पेस में काम करता है, तो स्क्रीन स्पेस में बहुत बड़ी स्पेस आ जाती है। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे था, और जो मेरा कैनवस है वो किधर है? इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो स्क्रीन स्पेस के अंदर ना, कैमरा के अंदर जो कैनवस है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आती हैं: ओवरले, कैमरा और वर्ल्ड स्पेस। ओवरले का क्या मतलब होता है कि जो आपका मेन कैमरा जहाँ पे भी रेंडर कर रहा है ना, जिस पॉइंट के ऊपर भी, सबसे ऊपर जो है ना, इसको ऐड कर दो। समझ लगी? नहीं लगी? ओवरले का मतलब है कि जहां पे भी आपका कैमरा देख रहा है, लेट्स सपोज वो कैमरा देख रहा है इस पॉइंट के ऊपर, स्ट्रीमर्स की आपने देखी होंगी स्ट्रीम्स वगैरह, तो आपका कैमरा जिस पॉइंट पे भी देख रहा होता है वो क्या करता है? उसके ऊपर मैप कर देता है स्क्रीन के ऊपर। अब मसला ये है कि हो सकता है हमारे पास मल्टीपल कैमरास हो सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर तो ओवरले पे रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? किसके ऊपर शो करता रहेगा? हर कैमरे के ऊपर। हर कैमरे के ऊपर तो नहीं आना चाहिए। तो मैं लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हर कैमरे के ऊपर तो नहीं आना चाहिए।
तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम स्पेसिफिक कैमरा बता सकें कि अगर तुम इस कैमरा से देख रहे हो तो ये यूआई है, वरना इस कैमरा से कोई और यूआई आएगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज अगर तो मैं 3D वर्ल्ड में गेम बना रहा हूँ और मेरी कोई यूआई आ रही है तो वो एक जो मेन कैमरा उस पर शो हो रही है। लेट्स सपोज आप वो खेल रहे थे, वॉच डॉग खेल रहे थे, ठीक है। अब वॉच डॉग के अंदर आप सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी देख सकते हो और उसकी यूआई उसके मुताबिक चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है उसके लिए एक अलग कैनवस बनाया गया था और वो किस पे मैप हुआ था, उसके कैमरा पे, ठीक है। और जब मैं मूव कर रहा था, जब मेरा मेन प्लेयर था तो थर्ड पर्सन व्यू में चल रहा था, जो कैमरा उसको चला रहा था, उस कैमरा के ऊपर एक डिफरेंट यूआई रेंडर हुई थी। इसका मतलब मल्टीपल कैमरास के ऊपर मल्टीपल यूआई लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि हम कैमरास के ऊपर काम करूँ, ओवरले के अंदर जो है ना चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं जैसे इसको कैमरा के ऊपर किया है तो उसने क्या किया, इसका यूआई का साइज थोड़ा छोटा कर दिया है और उसने कहाँ पे मैप कर दिया उसको, मेरे कैमरा के बिल्कुल बीच में। अब अगर मैं कैमरा का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा उसके साथ, ठीक है, अपने आप को स्केल भी कर रहा है। अच्छा, ये समझ लग रही है यहाँ तक? अच्छा, हमने अभी तक क्या किया है, इसको यहाँ पे कैमरा को सेट किया है, इसके पास में एक सॉर्टिंग लेयर भी आ रही है, ठीक है, सॉर्टिंग लेयर। अब सपोज करते हैं अगर तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर रखूंगा तो ये बैकग्राउंड के ऊपर सॉर्ट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड तो पीछे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नई सॉर्टिंग लेयर बना लेंगे जिसके मुताबिक हम सेट कर सकेंगे कहाँ पे ये रेंडर होगा कैमरा कैनवस। हो सकता है कि कुछ चीज़ें कैनवस के ऊपर आए, हो सकता है कुछ चीज़ें कैनवस के नीचे शो हों। तो हम क्या करेंगे, कैनवस को सेलेक्ट करेंगे, उसकी सॉर्टिंग लेयर में जाके उसकी सॉर्टिंग लेयर सेट कर देंगे। अगर मल्टीपल कैनवसेस बनाए हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑर्डर लेयर चेंज कर देंगे। तो जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ऊपर शो होने पड़ेगा, जिसका ऑर्डर कम होगा वो नीचे। ये हमने देख लिया। सबसे पहले हम आते हैं हम टेक्स्ट के ऊपर। जो मेरा टेक्स्ट है वो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, उसकी क्या आ रही है, पोजीशन आ रही है कि 600/7। इधर चले जाओ, इधर जाके तुम्हारी ये वाई की पोजीशन है और तुम्हारी ये हाइट है। समझ लगी है ये क्या हो रहा है? मैंने क्या किया, इसको कहा कि तुम्हारा एंकर पॉइंट क्या है, ये मिडिल में देख रहे हैं क्रॉस आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे मिडल से जो ये वाला पार्ट है, ये नजर आ रहा है सबको, ये तुम्हारा क्या पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट का क्या मतलब होता है कि सेंटर पॉइंट। तो इसके रिस्पेक्टिव काम कर रहे हो। अगर तो इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो इसके रिस्पेक्टिव तुम्हें भी ऊपर चले जाना चाहिए। इसके रिस्पेक्टिव तुम्हारी पोजीशन जो है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट की क्या है 700। इसका मतलब है कि यहाँ से 700 इधर चले जाओ और 500 ऊपर चले जाओ, ठीक है। ये क्या किया है, मैंने चीज़ें फिक्स की हैं। अगर इसको मैंने करना है, क्या करना है, जेनेरिक करना है, परसेंटेजेस में काम करना है। तो इसका मतलब है कि इसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी परसेंटेजेस में। तो ये मेरे पास जो रेक्टेंगुलर आ रही है, क्योंकि यूआई से जितनी भी चीज़ें हैं तो हर चीज़ क्या होगी कि रेक्टेंगल के अंदर होंगी। मैं इसके वाला कॉर्नर पकड़ूंगा और इसको मूव करना शुरू, जैसे मैं मूव करना शुरू करते हैं देखिए बॉक्स बनना शुरू हो गया, उसमें परसेंटेज आना शुरू हो गई है। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैप करूँगा और यहाँ से मैप करके इसके ऊपर ले जाऊँगा। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले ना मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा, ये इसका पता ना एस्पेक्ट रेशियो सेट करने के लिए एक तरीका क्या है कि मैं हर फोन के ऊपर बिल निकाल के देखूं कि मेरी एस्पेक्ट रेशियो ठीक चल भी रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। अब लेट्स सपोज आईफोन X के ऊपर मैंने फ़ोन चलाना था, मेरे पास आईफोन X नहीं है, तो सिर्फ एक ऐप की टेस्टिंग करने के लिए मैं 2 लाख रुपये खर्च करेंगे आईफोन X में, ठीक है। और मैं चला के देखूँ और जब काम खत्म हो जाए मेरा तो वो हो सकता है 40,000 का बजट है, उसके लिए मुझे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। और इट गोज मतलब अगर मैं राउंड फिगर में ऐसा कोई क्लाइंट आता है वो कहता है जो सोनी का जो फ़ोन आया वो जो 21 एस्पेक्ट रेशियो 9 के ऊपर काम कर रहा है, उसके ऊपर मैंने फ़ोन मेरी ऐप बना दें उसके लिए, तो मैं वो परचेज करूँ टेस्टिंग के लिए। उसकी जगह भी मेरे पास ये ऑप्शन आती है जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एस्पेक्ट रेशियोज डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, फिक्स रेजोल्यूशन से मैं किस पे जाऊँगा, एस्पेक्ट रेशियो पे, ठीक है। और मैं कह देता हूँ 18:9। मैंने जैसे ये किया, आप देख रहे हो मैंने क्या कहा था, कैनवस में मूव नहीं करना, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो क्या अभी फिक्स्ड है। 18:9 पे आया हूँ तो मेरे पास ये शो होने लग पड़ा है। मैं अगर जाता हूँ
20:9 के ऊपर। देख रहे स्कोर और नीचे आता जा रहा है, ठीक है। और मेरे साइड एंड पे ऊपर क्या बनना शुरू हो गया, बॉर्डर्स भी बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि हमारे यूआई है वो जो स्प्राइट्स हैं वो तो अपने आप को ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करते उसके मुताबिक, क्योंकि स्क्रीन कोऑर्डिनेट से चेंज नहीं हो रहे, तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है आपको, कैमरा का जो पोजीशन है ना उसको चेंज करना पड़ता है। तो एक्चुअली आपको क्या करना पड़ता है, इसका जो साइज है ना उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ लग रही है। अगर तो आप इस पे 20:9 के ऊपर आपका कैमरा साइज क्या होना चाहिए 8, और कोई इसका फॉर्मूला होगा जिसके ऊपर बेस पर क्या करेंगे, अगर तो हम चले गए 10 पे 16:9 पे, इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 10, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज़ है, ये अभी हमें जेनेरिक उन्होंने नहीं की कैमरा की पोजीशन, ठीक है। तो इसको हैंडल कैसे करेंगे हम, बैकएंड के ऊपर इफ लगा के, ठीक है। तो ये हमें इफ लगाने पड़ेंगे, हो सकता है कोई उन्होंने बेटर सोल्यूशन निकाल दिया हो जो कि मैंने अभी तक रिसर्च ना किया हो, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इफ लगा के मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हमने देखना था कैनवस को, जब जैसे मैं स्क्रीन साइज ज़्यादा कम करता हूँ कैनवस जो है वो क्या करता है, वो वहीं का वहीं रहता है। मैंने कहा था कि जो चीज़ अगर हम उसको क्या कर लेंगे परसेंटेज में कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली मैनेज होने लग पड़ेगा। मैं टेक्स्ट आता हूँ, मैं टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ, मैं परसेंटेज लगाता हूँ, वो क्या कह रहे हैं टॉप से 11%, ये देखिए वो क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड से तुम्हारा क्या होना चाहिए 12% डिस्टेंस होना चाहिए, लेफ्ट साइड से 67% डिस्टेंस, नीचे से 83%, ऊपर से 11%, और तुम्हारी ब्रेथ क्या होगी 20% ऑफ दैट स्क्रीन, और हाइट क्या होगी 7% ऑफ दैट स्क्रीन। मैं जैसे ही करता हूँ देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन खत्म हो गई है ब्रेथ और हाइट की, नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब है कि इसका लेफ्ट का मतलब है कि जो मेरा ये लेफ्ट वाला कॉर्नर है ना इससे मैं कितना दूर हूँ, मैं सबको क्या कर दूंगा 0 आउट कर दूंगा। वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या कर दिया उसने, फिट कर दिया उसको। अब अगर इसको मैं उठा के मूव करूंगा ना तो वो उसके साथ वो मूव नहीं होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह, क्योंकि वो तो मैंने पोजीशन रखी थी ना डायनामिक रखी हुई थी परसेंटेज के ऊपर। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखें उसके साथ वो क्या कर रहा है, उसके साथ लिंक बना रहा है कि अगर तो मेरा ये पिवट पॉइंट था तो उसके मुताबिक मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं डिस्प्ले में जाके 20:9 करूं तो देखना उसके साथ ही मैनेजमेंट नीचे भी आ गया है, डिस्टेंस सेम रहे, ऐसा ही है। अब अगर मैं 16:10 पे भी चला जाऊं तब भी उसने क्या कर लिए, मैनेज कर लिए 4:3, इसके ऊपर भी चल जाएगा, 5:4 पे भी चल जाएगा। देखना ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर रहा है, सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यह समझ लगी कि आपको किस तरह से इसको जनरलाइज करेंगे। अच्छा, जैसे हमने टेक्स्ट बना लिया, सपोज हमने क्या करना था, एक बटन क्रिएट करना था शुरू में, अच्छा ये सुनिए, अब हमने करना क्या है, हमने बनानी है सबसे इम्पोर्टेंट, हम देख रहे हैं जल्दी से यूआई कैसे कवर करेंगे इसकी। अब जैसे गेम स्टार्ट होती है हमारे सामने क्या आना चाहिए, एक हल्का सा वो फेडेड सा ब्लैक सी स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है। मिडिल में क्या आना चाहिए, गेम का लोगो आना चाहिए, इधर नीचे का बटन आना चाहिए, स्टार्ट बटन आना चाहिए, ऐसा ही है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का कोई व्यू है जो हमने बनाना चाह रहे हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका ये है कि मैं कैनवस को टेक्स्ट को करता हूँ ऑफ, शुरू में टेक्स्ट तो नहीं शो होना चाहिए ना, नहीं। अच्छा, अब हमारे पास का क्या मतलब है, हमारे पास एक व्यू आना चाहिए जिसके अंदर स्टार्ट लोगो आएगा, स्टार्ट मेन्यू, फिर हमारे पास एक व्यू होना चाहिए जो कि कौन सा होगा, इन गेम व्यू, फिर हमारे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए जो कि क्या होगी, एंड स्क्रीन, गेम ओवर स्क्रीन। मैं क्या करूँगा, कैनवस पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ये नजर आ रहा है आप लोगों के पास बॉक्स, मैं इस पर सेलेक्ट करके शिफ्ट और ऑल्ट दबा के नीचे मेरे को ऑप्शन आ रही है, देखें चेंजेस हो रही है, ये वो क्या है, ठीक है, ये देखो चेंज हो रहा है, नजर आ रहा है ये।
अच्छा ये क्या हो रहा है, एक तो तरीका क्या है, मैं मैनुअली इसको ड्रैग करके साइड पे ड्रॉप कर दूं। अगर मैं चाह रहा हूँ ये परफेक्ट फिट कर दे स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इस पर कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट दबा के सेलेक्ट करूंगा। उसने क्या किया है, देख रहे हैं पिवट के ऊपर ले गया है। अगर तो मैं चाहता हूँ ये क्या करे, सिर्फ स्क्रीन के वर्टिकली हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करके अपने आप को कर ले। मैं इस पे करूंगा तो उसने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर लिया है। इसी तरह से क्या करेगा, ये वर्टिकल कर लेगा। अगर मैं चाहता हूँ ये किसी जगह पे पिवट कर जाए, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वेबसाइट के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको अक्सर फेसबुक के वो बटन नजर आ रहे होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और उसके, कि आप इस पर क्लिक करें तो ये व्हाट्सएप और स्क्रीन साइज जो मर्जी कर रहे हो हमेशा किस पे रहता है, लेफ्ट पे रहता है। अगर तो मैंने हमेशा इसको लेफ्ट पे रखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, ये लेफ्ट पे रहेगा हमेशा, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ की ऑप्शन मेरे पास फिर भी रहेगी। मैं हाइट और वेट के साथ काम नहीं करता, ठीक है। मैं आपको प्रेफर भी करूंगा आप लोग ना कीजिएगा, उससे जो है मसले आते हैं क्योंकि स्क्रीन साइज जब ज़्यादा कम होता है चीज़ें कम होती हैं। मैंने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने क्या कर दिया, फुल स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट और राइट सारे वैल्यू 0 है और इसके एंकर पोजीशन कहाँ तक पहुँची हुई है, 100% पे। इसका मतलब है कि जितनी भी स्क्रीन है उसके 100% में तुम्हारा शो होना चाहिए डेटा। मैंने इसके ऊपर क्या एक इमेज ऐड करता हूँ, मैंने जैसे इमेज ऐड की वो क्या होगी है वाइट, मैंने इसको वाइट की जगह पे किया ब्लैक, इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी ऐड। अब मेरे पास क्या बन गया है, ओवरले बन गया है, एक ब्लैक कलर का लाइट सा डार्कर ओवरले बन गया, जो मैं बता रहा है कि किसी आप पैनल के अंदर आए हैं। इसका नाम रीनेम करके मैं कह देता हूँ मेन मेन्यू। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने लोगो ऐड करना है ना, जो स्टार्ट बटन लगेगा, स्टार्ट बटन तो लगेगा, स्क्रिप्ट लगेगी। अभी मैंने क्या करना है, ये लोगो ऐड करना है। मैं इस पे आता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ। अच्छा मैं यहाँ से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए तो किया है, इसको स्प्राइट रेंडर बना दिया है। स्प्राइट रेंडर किसके लिए होता है, वर्ल्ड स्पेस के लिए। अगर आपने काम करना है कैनवस के अंदर, वो किस में होता है, इमेज के अंदर। स्प्राइट रेंडर किसके लिए, वर्ल्ड स्पेस के लिए, स्प्राइट वगैरह के लिए। अगर आपने यूआई पे काम करना है तो क्या ऐड करेंगे, कैनवस के अंदर इमेज लगानी है तो इमेज का कंपोनेंट ऐड करेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यूआई, एक इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इमेज पे क्लिक किया एक इमेज क्रिएट हो गई। मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ इसमें इमेज, नजर आ रहा है। इसका साइज जाके मैं क्या कर लेता हूँ, इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं 20:9 पे जाऊंगा तो क्या होगा, वो उतने ही रहे। मैं करता हूँ इसको 16:9 पे आता हूँ यहाँ पे। अच्छा अब मैं करता है क्या, उसके ऊपर ऑप्शन आता है सेट नेटिव साइज। जिस साइज के ऊपर जो डिजाइनर ने आपको बना के चीज़ भेजी है ना, उसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली उसका साइज भी वही कर देगा। देखिए इसकी विड्थ तो राइट नीचे लिखी आ रही है 1024x768। ऊपर इसमें भी कर दे 1024x768 नेटिव पे करने से। अब मैं अगर इधर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको 20:9 पे चला गया, तो वो उतने ही रहा। हालांकि इसको क्या जाना चाहिए था, उसके अपनी स्क्रीन साइज के मुताबिक नीचे चला जाना चाहिए था ना। मैं क्या करूँगा, दोबारा इसके एंकर से उठा के इसके कॉर्नर्स पे ले दूंगा। ऐसे मैं कर दूंगा 0 0 0। अब आते हैं और अब आके मैं करता हूँ 20:9 पे। 20:9 पे चला गया मैं, तो उसने तो कहा था कि परसेंटेजेस में मेरी विड्थ और हाइट डिफाइन कर दो। हमारी तो सिर्फ विड्थ कम हाइट कम हुई है ना, और विड्थ ज़्यादा हो गई है। तो उसने क्या किया, उसको नीचे करके स्ट्रेच कर दी है। स्ट्रेच तो नहीं तो होना चाहिए ना इमेज को। एक बात याद रखिएगा, कभी भी एक अच्छा डिज़ाइनर, अच्छा डेवलपर, अगर आपकी यूआई स्ट्रेच है, आपने स्ट्रेच का मतलब क्या है, आपने अगर एक होता है प्रोपोर्शन में स्केल करना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर आपकी एक्स और वाई है ना, आपने दोनों में इक्वल वेट रखे हैं। मतलब एक्स में भी लेट्स सपोज 5 था तो वाई में भी 5 था। वो स्ट्रेच नहीं है, वो स्केल्ड है। समझ लग रही है। अगर तो मेरी एक्स में लेट्स सपोज 5 था और वाई में 2 था, वो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, ये अक्सर बैनर छपे होते हैं तो उन्होंने क्या किया होता है, इमेज को खींच के लगाया होता है। इतना बड़ा मुंह ठीक है, इतना बड़ा मुंह हो जाता है किसी बंदे का।
सबसे घटिया हरकत है ये। या बता रहा हूँ, अगर तो आपने ये काम किया तो मेरे से लिखवा लें, आपकी जो क्वालिटी के ऊपर लोग जज करना शुरू कर देंगे कि आपने क्या घटिया काम किया है, ठीक है। ये स्ट्रेच रेजोल्यूशन हमेशा बुरी लगती है। इसका मतलब लगता है कि एक डिज़ाइनर या एक डेवलपर ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, अपनी क्वालिटी को उतना बेहतर नहीं किया कि मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर चीज़ें किस तरह की नज़र आएंगी। समझ लग रही है? और हम तो ये सारा काम जर्नलाइज कर ही ले रहे थे ताकि हम क्या कर सके, जेनेरिक काम कर सकें। तो हमारे पास में एक ऑप्शन आ रही होती है प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, उसने क्या किया, उसकी ब्रेथ क्या कर दी, थोड़ी सी काम कर दी है। इससे फ़ायदा ये होता है, प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है कि अगर तो मैं इसको एक पॉइंट के ऊपर जाकर नीचे स्केल भी कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेच भी कर रहा है, वो अपने आप को उसके मुताबिक स्केल करने की कोशिश कर रहा है उतनी एस्पेक्ट रेशियो में रहते हुए। अब अगर मैं यहाँ से जाके दोबारा 16:9 पे जाऊँगा तो वो देख रहे हैं इमेज चेंज नहीं हो रही है। समझ लग रही है? अच्छा, इसका मतलब ये काम हमने ठीक कर लिया, इमेज लगा ली। तो हमने क्या ऐड करना है, बटन ऐड करना है। इसका नाम चेंज कर देते हैं। यार ये थोड़ा ध्यान रखा करें प्लीज़, तो नेमिंग कन्वेंशन है ना, उसको अच्छी तरह से फॉलो किया करें। ठीक है। बहुत बुरा लगती है अगर आपके आप काम कर रहे हैं, अभी तो कैनवस बहुत छोटा है। सपोज करें आपको पबजी की टीम में हायर कर दिया जाता है या फिर आपको किसी भी इस तरह की बड़ी गेम की टीम में हायर कर दिया जाता है और आप जाके कैनवस ओपन करते हो, उसमें लिखा आ रहा है 001 इमेज, 002 इमेज, ABC इमेज, ठीक है। 15,000 लाइन का कोड था, उसमें जाकर आपको कहा दिया बागा हरा निकाले, आपने कोड पढ़ना शुरू किया, उसने वेरिएबल का नाम बनाया हुआ था int a = 10 और a के ऊपर 15,000 चेक्स लगे हुए। तो आप a क्या है पता है आपको, ठीक है। तो पहले तो बैठ के वो कोड समझते रहे, ठीक है। तो इससे वजह से शो होता है कि आप जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं आपकी वो बहुत बुरी हैं, ठीक है। मैं भी बहुत बुरे कोडिंग की है, ठीक है, मैंने बहुत बुरे कोड लिखे हैं। मसला ये होता है कि जो अपने ही कोड आप 2 साल बाद पढ़ते हो, आप कहते हैं मैंने क्या किया क्यों था मैंने बचपन, ठीक है। मैंने अपना 2 साल पुराना कोड में मुझे जरूरत पड़ी इसको चेक करने की, मैंने ओपन किया, मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं उसमें क्या कर रहा हूँ। उसमें मेरे 2 स्टैक्स बने हुए थे, एक स्टैक का नाम था S, एक का नाम था S2। मैं कह रहा हूँ कि मैंने किया क्या था उसमें ना, कोई समझ नहीं लग रही। एक मैंने क्यू बनाई है A के नाम से, एक क्यू बनाई है B के नाम से, और मैं कह रहा हूँ कौन सी क्यू क्या कर रही है और क्यों मैंने डेटा रखवाया, मैंने 2 क्यू बनाई क्यों थी, क्योंकि मैं तो पुराना कोड यूज़ करता, मैं दोबारा लॉजिक बिल्ड नहीं करना चाह रहा उसकी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको इशू आएगा, तो उसका ध्यान रखा करें कि अपने जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको साफ सुथरा बेहतर तरीके से लिखें ताकि पढ़ने वाले को समझ लग जाए। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है मेन मेन्यू, ताकि मुझे पता हो कि ये मेन्यू है मेरा, ये मेरा लोगो है। मैंने बटन ऐड करना मांगा UI बटन। अच्छा, अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि UI के अंदर जो सी है ना, जो चीज़ें नीचे आ रही होती हैं, नीचे का मतलब क्या है, हायरार्की में जो नीचे जितनी आ रही होंगी वो सबसे ऊपर रेंडर होंगी। क्या चीज़, ठीक है। जो हमारे पास स्प्राइट्स है उसमें ऐसे नहीं होता, वो कैमरा डिसाइड कर रहा था रैंडमली, लेकिन इसके अंदर जो नीचे चीज़ें आ रही होती हैं वो सबसे ऊपर रेंडर होगा। अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ना, ये रेंडर होना बंद हो जाएगा, क्योंकि क्या आ गया, लोगो ऊपर आ गया इसके। अच्छा, मैंने बटन नीचे मूव किया, मैंने एक बटन ऐड करना है, मैंने एक बटन को मूव करके तकरीबन यहाँ पर रख दिया, उसको स्केल किया, इसके ऊपर जो है मैंने स्प्रेड लगानी थी, कौन सी, स्टार्ट गेम की, स्टार्ट आइडल स्प्रेड लगा देते हैं, यहाँ से स्प्रेड करके इसमें ड्रॉप किया और वो फिर क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। मैंने सेट नेटिव पर क्लिक किया, उसने इसका साइज ये रख दिया है, साइज भी लगा कर थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो मैं तो क्या करूँगा, प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो पे रखते हुए शिफ्ट दोबारा करूँगा तो एक साइड पर होना शुरू हो जाएगा, और एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए शिफ्ट और ऑल्ट दबाऊंगा तो दोनों साइड पे होगा एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन होते हुए। तो मैं कहता हूँ यार तकरीबन ये साइज बेहतर लग रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, एक इसके अंदर आपने नोट करना है, या हमें टेक्स्ट भी शो हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट तो पहले लिखा हुआ बटन में, तो हम ये डिलीट कर देंगे जाके, ठीक है। अच्छा, मैंने बटन है, इसका नाम क्या रख दिया, प्ले बटन, स्टार्ट बटन, कुछ भी रख सकते हैं। मैं जैसे आता हूँ गेम विंडो में आता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो क्या होना शुरू हो गया है, क्लिकेबल बन गया बटन, फिर आ रहा है पीछे स्टार्ट हो गई, पीछे से गेम स्टार्ट हो रही है, उसको हम देख लेते हैं, मूव भी कर रहा है अभी तो।
इसका मतलब ये है कि हम जो कोई इसके चेक से लगाए हुए कि बटन जब तक स्टार्ट पे क्लिक ना हो चीजें, तो वो जो वोल्ट स्टार्ट क्लिक बटन वो फंक्शन वो इसी लिए होता है। ठीक है। नहीं वो स्टार्ट का फंक्शन इसके लिए नहीं है। फिर ये तो बटन मेरे ख्याल से ना भी दबाए तो चल पड़ेगी। हाँ ये बटन ना भी तुम्हारे चल पड़े क्योंकि हमने बटन को किसी से अभी लिंक ही नहीं किया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैकएंड के ऊपर एक लॉजिक बनाएंगे, एक बूलियन रखेंगे कि वो बूलियन का ध्यान रखेगा कि गेम स्टार्ट हुई है कि नहीं। अगर तो वो बूलियन ट्रू हुआ तो हमारी पूरी गेम की लॉजिक चलना शुरू होगी, वरना क्या करेगा वो, इफ फॉल्स रहेगा तो सारा कुछ क्या कर देंगे, एक इफ के चेक में लगा देंगे गेम स्टार्ट होना लाजमी है, और गेम स्टार्ट होना लाजमी है, और ये सारा क्या कर रहे होंगे उस इफ के अंदर काम कर रहे होंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो बूलियन है वो तो हम एक जगह पे सेट करेंगे और हमारे पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं जहाँ पर हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पर एक काम करते हैं। हमको एक कीवर्ड पढ़ा था स्टैटिक का। स्टैटिक का कीवर्ड क्या करता है, स्टैटिक का कीवर्ड करता है कि उसको क्लास डिपेंडेंसी से बाहर कर लेता है, ठीक है। वो क्या होता है, क्लास बेस नहीं होता, वो किसी भी उसकी ऑब्जेक्ट बेस्ड मेमोरी नहीं बन रही, तो वो एक जनरलाइज्ड ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी बन जाती है। तो अगर मेरी एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है गेम मैनेजर या यूआई मैनेजर, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन मैंने बूलियन रखा हुआ है कि क्या गेम मेरी शुरू हुई है कि नहीं हुई, और उसको मैंने क्या कर लिया, स्टैटिक कर लिया है, तो मैं किसी भी स्क्रिप्ट से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, यूआई मैनेजर डॉट इज गेम स्टार्टेड हैज गेम स्टार्टेड कर सकता हूँ। इस समय लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से आके यूआई मैनेजर बनाता हूँ। एक हमारा स्पॉनर था, ठीक है, हम साइड पे करते हैं। एक हमारे पास क्या था, ये वाला कंट्रोलर था, और ऑन डिस्ट्रॉय ऑन कोलिजन। अगर तो चीज स्पॉन ही नहीं हुई तो कोलिजन तो नहीं होगी उसकी। इसका मतलब मुझे यहाँ पे चेक लगाने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, हमने क्या बनाना था, एक मैनेजर बनाना था ना, इसमें आके मैं क्या कर लेता हूँ, एक यूआई मैनेजर बना दिया, ठीक है। मैं कैनवस पे आता हूँ और यूआई मैनेजर को क्या कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर आते साथ में क्या करता है, पब्लिक स्टैटिक बूल गेम स्टार्टेड का एक वेरिएबल बना दिया। मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू का सेट कर दो शुरू में। ये स्क्रिप्ट का इंस्टेंस एक दफे बनेगा ना, क्योंकि हम यूआई मैनेजर मल्टीपल तो ही चाहिए, एक ही चाहिए। तो ये सिर्फ एक दफा चलेगा और आगे क्या करेगा, गेम को गेम स्टार्ट को फॉल्स कर देगा। प्लेयर मूवमेंट में आके मैंने क्या करना है, इधर आके इफ चेक लगाना है, इफ यूआई मैनेजर डॉट गेम स्टार्टेड। अगर तो गेम स्टार्ट थी तो ये वाला काम चले, ऐसे ही है। क्योंकि वो पब्लिक और स्टैटिक था इसलिए यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर तो मैं पब्लिक खत्म कर दूंगा यहाँ पे वैल्यू देगा, तो फिर स्टैटिक खत्म कर दें, ठीक है। अगर स्टैटिक खत्म कर दें तो वो आपको स्टैटिक खत्म कर दिए। अब क्या होगा, रेफरेंस ही मिल रहा। अब एक और भी हल है कि हम रेफरेंस ले रहे हैं उसकी, फिर हाँ, उसके थ्रू हाँ वो भी कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट का रेफरेंस ले लें और इससे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वेज मैं स्टैटिक को थोड़ा प्रेफर करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ताकि काम बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अगर आप उस तरह से करना चाह रहे हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आके मैंने वो चेक लगा दिए, और एक और चीज़ भी कर सकता हूँ मैं। सर इनका एक और भी तो हल हो सकता है कि हमारी जगह चेक लगाने के बजाय कि उसका निकले ना स्टार्ट से, तब तक ना निकले जब तक हम इतनी प्रेस नहीं हो सकते। हम नहीं कर सकते, तो वाइल लूप में घुस जाएगा। वाइल लूप नहीं लगाना, वाइल लूप कहीं किसी ने भी लगाया ना, वाइल ट्रू का लूप लगाइए यूनिटी क्रैश कर जाएगा, नहीं पड़ेगा वो, हाँ क्योंकि रेस्ट कर देंगे, टेस्ट करेंगे यूनिटी चलना बंद हो जाएगा, फिर चल जाएगा तो बंद करके चलाना पड़ेगा तो दोबारा, ठीक है। तूने दोबारा प्ले पे किया फिर बंद हो जाएगा। होता ये है क्योंकि इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा ना कि कंप्यूटर फास्ट कैसे होते हैं, वो हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है। इसको इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम दिया, फिर इसको थोड़ा टाइम दिया, फिर इसको थोड़ा टाइम दिया,
तो आप लोगों ने 9 10th में या फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कि जो कंपाइलर बनाया था जो सिस्टम प्रोसेसेस बने थे वो एक वो विंडोज़ वाला थोड़ा सा चलाता है फिर थोड़ा टाइम उसको देता है फिर थोड़ा सा दूसरी विंडो को देता है फिर तीसरी विंडो को टाइम देता है। इस तरह से जो कंपाइलर चल रहा होता है इसके अंदर तो इसमें सारी स्क्रिप्ट चल रही होती हैं बैकएंड के ऊपर तो कंपाइलर थोड़ा टाइम देता है एक स्क्रिप्ट को थोड़ा टाइम देता है दूसरी स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब मसला क्या होता है जब आपने वाइल ट्रू का लूप लगा लिया तो आपकी एक स्क्रिप्ट चल रही थी और आपने उसको कंपाइलर को ऑक्यूपाई कर लिया है, हमें लगी है आपने कंपाइलर को ऑक्यूपाई कर लिया वो इसी को चलाई जा रहा है तो बाकी चीज़ें चलना बंद हो जाती हैं। उसमें कौन सा कोड चलना बंद हो जाता है, यूनिटी का अपना कोड है वो भी चलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है वाइल ट्रू का चेक नहीं लगाना। अगर आपने वाइल ट्रू का कोई लूप लगाना है तो वो लगाने का अलग तरीका जो हम अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पे इस तरह से नॉट करके भी मैं रिटर्न करवा सकता हूँ यस। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ जल्दी से, आप लोगों ने सी शार्प में देखा था हम ऑन क्लिक के फंक्शंस बनाते थे, यस सर। लिस्टनर्स बनाते थे कि ऑन क्लिक लिस्टनर ऐड कर लेते हैं और उसमें क्या करते थे सब कुछ स्क्रिप्ट से कर रहे थे ना, बटन के ऊपर क्लिक पे ये करना है क्लिक पे ये करना है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और जो हर वो फंक्शन जो कि आप किसी बाहर से एक्सेस करना चाह रहे हो क्लास के बाहर से वो क्या होना जरूरी है, पब्लिक होगा। अब इसलिए ना पब्लिक नहीं होगा तो किसी भी क्लास के बाहर से उसका रेफरेंस या उसको रेफर नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ वॉइड ऑन क्लिक ऑन क्लिक गेम स्टार्टेड बटन और यहाँ पे क्या करना है ट्रू कर दिए। अब आता हूँ प्ले करता हूँ, हम देखते हैं मेरा मूव तो नहीं कर रहा, मैं जैसे क्लिक करता हूँ सर नहीं होगा अभी भी नहीं हुआ क्योंकि आपने उसमें रेफरेंस ही नहीं डाला। नहीं। गेम स्टार्टेड में उसको नहीं पता कि वो बटन कौन सा है, तो पता है बटन जो आपने फंक्शन बनाया वो आपने खुद का बनाया तो वो कॉल नहीं हुआ अब उनका Yes, sir. भी बनाया ना कॉल नहीं किया इससे नहीं ठीक है, मसला समझ लगा क्या है, कॉलिंग हमने बटन को कॉलिंग जनरेट नहीं की तो बटन के ऊपर कॉल कैसे जनरेट करेंगे, मैं बटन को सेलेक्ट करूंगा, मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा, मेरे पास एक बटन ऑप्शन आ रही है ऑन क्लिक की, नजर आ रहा है ऑन क्लिक करना मेरे पास प्लस और माइनस के ऑप्शन है, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ उसने एक मुझे विंडो बना दी छोटा सा छोटी सी पेज बना दी। इसमें क्या कहता है वो पहले वो क्या रिसीव करना चाह रहा है एक ऑब्जेक्ट शीशा में आया था मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक जेनेरिक डेटा टाइप है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। गेम ऑब्जेक्ट ठीक है, हम इसके अंदर गेम ऑब्जेक्ट भी लिखवा सकते हैं। हमने किस गेम ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करना है, बटन का तो कॉल करना है, हमने किस स्क्रिप्ट का कॉल करना है, यूआई मैनेजर का। यूआई मैनेजर किस पे लगी हुई है, डिस्प्ले बटन कैनवस पे लगी हुई है स्क्रिप्ट। अगर ये नाम याद है कहाँ पे लगी है स्क्रिप्ट पे राइट क्लिक करो, फाइंड रेफरेंस इन द सीन, वो बता देता है किस किस जगह पे स्क्रिप्ट लगी हुई है। तो किस पे लगी है स्क्रिप्ट, कैनवस पे। यहाँ पे क्रॉस पे खत्म करूँगा सर्च बार खत्म हो जाएगी, मारता हूँ उसमें मैंने यार कैनवस के ऊपर स्क्रिप्ट लगी है, जैसे ही कैनवस लिखा उसके बाद एक फंक्शन आ गया ना वो फंक्शन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ कैनवस के ऊपर जो से कंपोनेंट लगा सारे एक्सेस होना शुरू हो गए यहाँ पे। हमने किस फंक्शन का कॉल करना है, किस स्क्रिप्ट का, यूआई मैनेजर का। यूआई मैनेजर पे आया, इस यूआई मैनेजर में से कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ऑन क्लिक ये वाला। इसको सिलेक्ट किया, उसने क्लिक कर दिया यूआई मैनेजर डॉट ऑन क्लिक गेम स्टार्टेड, ये फंक्शन कॉल करना है किसके ऊपर स्क्रिप्ट लगी है, इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं आप प्ले पे क्लिक करता हूँ, तरीके से वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं वेरिएबल से सिर्फ एक्सेस नहीं कर सकते भाई, आप सिर्फ फंक्शन बना सकते हो और उस फंक्शन को एक पैरामीटर से ज़्यादा पैरामीटर्स भी पास नहीं कर सकते। ठीक है, क्या लिमिटेशन है, एक पैरामीटर पास कर सकते हो और एक से ज़्यादा पास नहीं कर सकते और सिर्फ फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। एक मस्ट है, हाँ एक मस्ट है, एक मैक्सिमम 0 या 1 मैक्सिमम एक। मैं जैसे ये कर दिया, मैं मूव नहीं कर पा रहा, मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, अब मेरी गेम चलना शुरू हो गई है, ये आगे से हटा नहीं है। इसका मतलब क्या कि मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँ ये गेम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बंद डिलीट नहीं होना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बाद में दोबारा जरूरत तो पड़ सकती है। यस सर, मैं इसको क्या करना चाहिए, मुझे एक्चुअली ये ऑफ कर देना चाहिए इसको, ऐसे ही इस तरह से। और क्या होना चाहिए, ये जैसे ऑफ हो ये टेक्स्ट ऑन हो जाना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए ना। ठीक है, सर टेक्स्ट को पहले से ही ऑन रखिए, टेक्स्ट को पहले ऑन रखेंगे तो यार वो बुरा नहीं लगेगा, क्यों करके क्यों लगना सर,
अभी तो 0 स्कोर है। नहीं ऑफ ही रहना स्कोर तो नजर नहीं आना चाहिए ना गेम के अंदर। यस सर निकाल ठीक है मेन मेन्यू में तो हम क्या करेंगे, मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, एक एम्प्टी गेम आ जाएगा ना, इसका नाम क्या रख देता हूँ, वो फुल स्ट्रेच किए, इसका नाम क्या रख दिया है, और इस टेक्स्ट को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किए, इसका नाम क्या रख दिए, स्कोर। ठीक है, अच्छा इसको बंद करते हैं। शुरू में कौन सा एनेबल होगा, ये वाला। इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए, जैसे स्टार्ट पे क्लिक होता है, एक गेम ऑब्जेक्ट को बंद करना है, दूसरे गेम ऑब्जेक्ट को ऑन करना है। मैं उनका रेफरेंस ले लेता हूं जल्दी से, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ठीक है, मैंने करना है कंप्यूटर इस पे आता हूँ, मेन मेन्यू को सेट एक्टिव का फंक्शन क्या करता है, जब प्रॉपर्टी को क्रॉस के ऑप्शन आ रही होती है ना, आप उसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं ना गेम ऑब्जेक्ट का, तो उसको गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके डॉट सेट एक्टिव फॉल्स करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका टैग बंद हो जाएगा, और अगर ट्रू करोगे तो टैग ऑन हो जाएगा, स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। सेट एक्टिव क्या करना है इसका मेन मेन्यू का, फॉल्स, और इन गेम यूआई का ट्रू। चला नहीं, इसे ऐड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें देखते हैं हमारे पास ना एक्सेप्शन आ गई है। वो क्या कह रहा है जी, वेरिएबल मेन मेन्यू ऑफ वेरिएबल हैज नॉट बीन असाइंड। एक चीज का याद रखिएगा कि अगर कहीं भी अगर स्टेट पर नल एक्सेप्शन आ गया ना फंक्शन, उसके नीचे फंक्शन के जितना भी C++ में होता है ना एक्सेप्शन है, लेकिन उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। C# में क्या होता है, जहां पे एक्सेप्शन थ्रो होती है उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हमने कैनवास के ऊपर क्या किया था, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना जो भूल गए थे, मैं यहाँ से आके मेन मेन्यू को मेन मेन्यू भी लगा दूंगा, इन गेम को इन गेम की जगह पे। अब प्ले करके देखते हैं जी, ठीक हो गया, समझ लगी। हमने कितना काम कर लिए, काफी ज्यादा काम कर लिया। हमने यूएस बनाना सीख लिए और एनिमेशन सीख लिए हैं, चलो दो मेजर चीजें कर ली हैं। सर वो अगर उनको ये आप एक ही कर रहे क्या कर डिलीट नहीं हो रहे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा ये वो ऑन बिकम इनविजिबल कल में कर रहा था फंक्शन कॉल करके। हाँ, अच्छा हमने जो ऑब्जेक्ट को डिलीट करवाना था बॉल्स को, ऐसा ही है। अब बॉल्स को डिलीट करवाने के दो तरीके थे, एक तरीका था नीचे मैं ग्लाइडर लगा दूं, इसके साथ करूं ऑन कोलिजन एंटर, तो मैं क्या करूं डिस्ट्रॉय कर दूं। ठीक है, और मेरे पास एक अच्छा तरीका होना चाहिए था कि क्योंकि हमें डिलीट करना है जब वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है ना, तो हम क्या करें, एक यूनिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शन आता है ऑन बिकम इनविजिबल, ये भी आप फंक्शन ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, ये फंक्शन ओवरराइड करने के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपके गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कोई भी रेंडरर लगाना जरूरी है। रेंडरर कहने का क्या मतलब है कि स्प्राइट रेंडर है, जैसे अगर तो आपके गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसी बात है मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई वो क्लास खुली, क्लास में जो है ना पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, और क्लास के बाद जो है ना वो बंद है, दीवार है, ये दरवाजा भी ना हो, तो आप कैसे कहते करके बताओगे? नहीं दीवारें बंद है, मैं कहता हूँ चारों तरफ से बंद है, अब क्या करोगे? ठीक है, नहीं पता चल सकता है ना इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं अपने स्क्रिप्ट को कहूँ कि भाई अगर तो आप चीज जो है आप रेंडर होना बंद हो जाओ स्क्रीन से, तो क्या करो एक फंक्शन कॉल कर दो। अब उसके बाद रेंडर करने की ऑप्शन ही नहीं है, तो वो कहता है भाई मुझे क्या पता रेंडर क्या होता है। ये बात समझ रहे हैं? आपके पास उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है रेंडर करने की, एक्सेस ही नहीं है, तो कैसे चेक कर सकता है? तो इसका मतलब है कि हर जिस स्क्रिप्ट के ऊपर आपने और बिकम इनविजिबल कॉल करना है उसके ऊपर रेंडर लगाना जरूरी है। 2D और 3D, 3D में मैश रेंडर होता है, 2D में स्प्राइट रेंडर होता है। रेंडर करने का क्या मतलब होता है? रेंडर करने का ये मतलब होता है कि जब मैं किसी चीज की तरफ देखता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसकी तरफ देखा है, ये जो कलर क्या है, हाँ कैसे पता चला आपको? देख के पता चला। होता ये है कि जब कैमरा की बात करते हैं, कैमरा क्या करता है, कैमरा जो है ना वो आता है इसकी इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, इसमें फ्रेम के अंदर इंफॉर्मेशन गेट करने की कोशिश करता है।
फिर वो चेक करता है कि कौन सी चीज़ के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर इसका कलर किया है, तो वो कलर गेट करता है और उस गेट करने के बाद उसको स्क्रीन के ऊपर शो करता है, ठीक है। तो वो वहाँ से जो कलर गेट करके स्क्रीन पे शो कर रहा होता है, इसका मतलब होता है कैमरा जो ऑब्जेक्ट है उनको रेंडर कर रहा है। समझ लगती है इधर? अच्छा, हम क्या काम करने लगे थे अभी? वो डिलीट डिलीट करने लगे थे। उसके लिए रेंडर लगाना जरूरी है। अच्छा, ऑन इनकम इनविजिबल, इस पे ये काम तो नहीं था करना भाई। अच्छा, हमने कॉल करना है ऑन बिकेम इनविजिबल। ये भी बिल्ड है। हाँ, ये भी जो है ना फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। इस पे क्या करना है? डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। ये क्या एरर क्यों आ रहा है? कौन सा है? हाँ, ओल्ड कौन सा नहीं है? गेम ऑब्जेक्ट छोटा आएगा। जी छोटा आएगा, कैपिटल जी के साथ डेटा टाइप है, स्मॉल जी के साथ उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट को क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। जब वो क्या हो जाए सर इसमें डिस्ट्रॉय 2-3 है, एक डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, एक डिस्ट्रॉय इमीडिएटली। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि जैसे ही फ्रेम एग्जीक्यूट हो जाए ना, एंड पे जब फ्रेम खत्म हो जाए तब डिस्ट्रॉय करो। डिस्ट्रॉय इमीडिएटली का मतलब है कि इसी इंस्टेंस के ऊपर डिस्ट्रॉय कर दो। इसमें एक और ऑप्शन भी आता है डिस्ट्रॉय के अंदर, एक अदर पैरामीटर दिया है फ्लोट का, एक ट्रू फॉल्स वाला भी। ठीक है ना। ट्रू फॉल्स के अलावा भी एक और ऑप्शन आ रही है फ्लोट की, 0.34, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कितने टाइम के बाद इसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अपने प्रीफर पे जाऊँगा, अपनी बॉल, दोनों बॉल सेलेक्ट करके इस पे क्या कर दूँगा, अप्लाई कर दिए। अब मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ,